वसीयत वापस ले हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी क्लास मेरा ख्याल है पहुंच रही है, लेकिन हम शुरू कर देते हैं अब वक्त के ऊपर। मैंने आपको पिछली दफा क्या पढ़ाया था? गायकम गायकम के मेन फीचर्स क्या हैं, क्या उसकी खुसूसियात हैं नुमाया, किस किस्म की दवाओं में आप उसे शुमार करेंगे गायकम को? गाउट या असाबी दर्दें, बाई की दर्दें, रूमेटिज्म, ये सब चीजें उसमें शामिल हैं गायकम में। और ग्लैंड्स का सूजना नहीं है उसमें? हाँ, क्या क्या चीजें हैं खास गायकम की लामतें? ठीक है। कोई ऐसी चीज हो जो नुमाया तौर पर कोई आप में से गायकम की तस्वीर चंद लफ्जों में ऐसी खींचे कि गायकम का मरीज सामने आते ही गायकम का ख्याल ज़हन में उठे। गर्मी से तकलीफ इकट्ठा ग्रुप बताएं मुझे। सलीम, चलो तुम कॉपी देख के बता दो। मारा मार देख रहे हो, कॉपी बता दो। क्या? ठीक है। और थोड़े फिंसियां जरूर होते हैं उसमें, जिगर और तिल्ली की तकलीफें भी होती हैं। और क्या है? ग्लैंड्स का सूज जाना। और सर्दी से या गर्मी से क्या असर पड़ता है? हाँ जी फैजा, किससे? गर्मी से। हाँ। लेकिन अगर वो गाउट की इसमें तकलीफ हो, दर्द हो, तो ठंडी टकोर से आराम आता है। हर जगह या सिर्फ चेहरे और गर्दन के ऊपर? चेहरे के उसमें अगर टाइम पे देखिए, चेक करें जी। हर जगह ठंड से आराम आता है या सिर्फ सर वाले हिस्से पर? वो छोड़ आए वहीं गायकम का कागज? फिर देख लेना, मुझे याद कराना, क्योंकि गायकम अक्सर पहले इसका जिक्र नहीं आया हुआ, इसलिए इसे मुख्तसर दोहरा देना चाहिए। कल कर लेंगे इसको फिर। अब गायकम के साथ मैंने कॉल्शिकम रखी हुई है। कॉल्शिकम भी उसी किस्म की बीमारियों में मुफीद है जिस किस्म की बीमारियों में गायकम मुफीद बताई गई थी। कॉल्शिकम को बाई की दर्दों और यूरिया की वजह से तकलीफों और यूरिक एसिड डायथिसिस खुसूसियत के साथ, जिसमें खून में यूरिक एसिड बढ़ जाए और ख़ास तौर पर टो पे सूजना, पाँव का मुतवरम हो जाना, वहाँ कपड़ा भी मामूली सा भी लगे तो उससे तकलीफ बढ़ जाना, ये सब कॉल्शिकम की नुमाया खुसूसियात हैं। कॉल्शिकम का जो मौसम है वो मुतज़ाद है। एक पहलू से तो सर्दी और नमी इसे नुमाया तकलीफ देते हैं। खून की हुई और बारिश हुई तो कॉल्शिकम के मरीजों की दर्दें जाग उठती हैं या दर्द जाग उठते हैं। और दूसरी तरफ खुश्क गर्मी, बिल्कुल खुश्क गर्मी, जिस तरह एकोनाइट को तकलीफ देती है उसी तरह इसको भी देती है। एकोनाइट में भी दो इंतहाई मौसम शामिल हैं, खुश्क गर्मी और खुश्क सर्दी। और इसमें भी खुश्क गर्मी नुमाया तौर पर तकलीफ देती है।
और अगर पसीना आके रुक जाए और पसीना आता रहता हो और अचानक रुक जाए तो उससे भी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये आमतौर पर इन दवाओं की खासा है कि जिनमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उनमें पसीना हमेशा, पसीने का सूखना, खुश्क होना हमेशा तकलीफ का मुझे बनता है। लेकिन गर्मी में जो खुश्क गर्मी में तकलीफ बढ़ती है, इसकी ये वजह नहीं हो सकती, कोई और वजह होगी, क्योंकि खुश्क गर्मी में पसीना निकलते ही खुश्क भी होता है और बार बार आता है और ठंड नहीं लगती कोई, बल्कि खुश्क गर्मी का पसीना आराम पहुंचाता है। और उसके बावजूद कॉल्चिकम को खुश्क गर्मी बर्दाश्त नहीं है। अब इसका देख के इसमें से आपको सुनाता हूँ बाज़ इसकी बातें ख़ास। हाँ, एक कॉल्चिकम की बू भी ऐसी चीज़ है जो इसे बाकी दवाओं से मुमताज़ करती है। कॉल्चिकम में खाने की पकने की बू खुसूसियत से मतली पैदा करती है और खाने से नफरत पैदा करती है। इसलिए ऐसे मरीज़ जो हल्की सी भी खाना पकने की बू बर्दाश्त न कर सकें, उनका कॉल्चिकम से ताल्लुक़, वाज़ेह ताल्लुक़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाजमन सिर्फ कॉल्चिकम से ही शफा पाएँ। लेकिन कॉल्चिकम में ये सिर्फ नुमायाँ है, ये ख़ासियत इसकी इसे बाकी दवाओं से मुमताज़ करती है। और जैसा कि गाउटी मरीज़ों की दवाओं में अमूमन मिलता है, गाउट या उसको रूमेटिज़म जो मर्जी नाम दें, जो यूरिक एसिड डायथीसिस कहलाता है होम्योपैथी में, उसमें ग्लैंड्स का सूजना और मुतवर्रम होना भी शामिल होता है। स्वेलिंग्स इसमें नुमाया होती हैं, मगर जो वजुल मफासिल की दर्दें हैं वो बाज़ दफ़ा बग़ैर किसी वर्म के भी होती हैं। ठंडा मौसम और नमदार मौसम पेशाब में भी कमी पैदा कर देता है बाज़ लोगों के लिए, बाज़ों को बढ़ा देता है। अगर पेशाब उस मौसम में किसी मरीज़ का कम हो जाए तो उस सूरत में कॉल्चिकम अपने जौहर खुल के दिखाती है। और अगर कॉल्चिकम का मरीज़ हो तो फिर उसके तमाम दर्द जाग उठेंगे। मौसम ख़ज़ां की बारिशों में भी ये बहुत बढ़ जाता है, यानी इसका मरज़ या इसके मरज़ बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ख़ज़ां में सर्दियाँ आ रही होती हैं और ख़ज़ां की बारिशें गर्मी के मौसम को बड़ी तेज़ी से सर्दी में तब्दील करती हैं। इसलिए उस ज़माने में कॉल्चिकम की ज़रूरत पेश आ जाती है। इसके दर्द हरकत करते हैं जोड़ों में से इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन किसी ख़ास सिम्त के पाबंद नहीं हैं। जैसा पस्टेला में बताया गया है या लाइकोपोडियम में या नेट्रम या लीडम में, उनकी सिमतें या उनकी ख़ास हरकतें वाज़ेह तौर पर पहचानी जाती हैं। इसमें किसी तरफ से किसी तरफ इंतकाल मरज़ हो जाए, एक जोड़ से दूसरे जोड़ में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी जगह जगह इसके दर्द फुदकते फिरते हैं, इधर से उधर निकल गया, उधर से इधर आ गया, ये भी एक पहचान है इसकी। बाकी दवाओं में दर्दों का इंतकाल मिलता तो है, लेकिन मुअय्यन सिमतों और क़वानीन के ताबे। इसमें बस अंधाधुंध कभी घुटने का दर्द बाजू में चला गया, कभी बाजू का दर्द सीने पे आ गया, कभी गर्दन में आ गया, कभी सर में मुंतकिल हो गया, तो इस किस्म के बेतरतीब बदलते हुए दर्द आपको कॉल्चिकम की याद कराते हैं, याद दिलाते हैं। इसमें जो वर्में हैं जिनमें पानी भरा हुआ महसूस होता है, ऐसे वर्म
जो फुलफुले हों महसूस होता है जैसे पानी के इज्तिमा से हुए हैं। कॉल्चिकम में पेट पर ऐसे वर्म मिलते हैं। हर तकलीफ इसकी हरकत से बढ़ती है, इसलिए इस मामले में कंसिस्टेंट है ये। इसमें इसका मिजाज एक मुस्तकिल मिजाज है। हर तकलीफ हरकत से बढ़ेगी, यानी बुरानियां की याद दिलाती है। लीडम में भी बहुत सी बातें कॉल्चिकम से मिलती हैं। लीडम का मरीज भी दर्दों के लिहाज से बार बार इन ऐसे मौसमों में उसके दर्दों का बिगड़ जाना मुशाबे है कॉल्चिकम के, और चोटी की दवा है वजूल मुफासिल वगैरह की। लेकिन लीडम एक बाकायदा कायदे कानून की दवा है, उसका मिजाज बिल्कुल साफ पहचाना जाता है। दो बातें उसमें नुमायां हैं। तकलीफें हमेशा पाँव से शुरू होती हैं और ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, बेतरतीब छलांगें नहीं लगाती। जो मरज पाँव से या टखनों से शुरू हो और रफ्ता रफ्ता ऊपर जाए, वो लीडम की निशानी है। दूसरे, इसकी दर्दों को हमेशा ठंड से आराम आता है और टकोर नुकसान पहुंचाती है। गर्म टकोर, इसको ठंडी टकोर से आराम आता है। कॉल्चिकम में शायद मैंने एक दफा गलती से कहा था कि इसको भी ठंड से आराम आता है, लेकिन नहीं, इसको मुतवर्रम होने के बाज आसा के मुतवर्रम होने के बावजूद महसूस होता है कि इसको गर्मी से तकलीफ होगी, लेकिन गर्मी से आराम आता है। ठंड से तकलीफ बढ़ती है, ठंडे मौसम से भी बढ़ती है, गर्म मौसम से बढ़ती है, मगर गर्मी से नहीं। मऊफ जगह पर गर्मी से आराम आता है, तकलीफ बढ़ती नहीं बल्कि आराम देती है गर्मी। इसकी जो वर्में हैं वो पेट पर भी होती हैं और बाज़ दफ़ा हाथ और पाँव पर भी ज़ाहिर होती हैं, और हमेशा फुलफुली वर्में जहाँ अंगूठा या उंगली लगाएं तो उसके दबने से निशान कुछ देर तक कायम रहता है वहाँ। और इसमें भी ठंड नुकसान पहुँचाती है और गर्मी से आराम मिलता है। इसकी वर्मों से ये भी शुबा पड़ सकता है कि हो सकता है ऐसे मरीज को एल्ब्यूमिन आती हो पेशाब में, क्योंकि कॉल्चिकम की वर्में वैसी होती हैं जैसे एल्ब्यूमिन वाले मरीज की होती हैं। लेकिन एल्ब्यूमिन आने की एक पहचान ये भी है कि पेशाब स्याही माइल हो जाता है और गहरे रंग का स्याही माइल, और कॉल्चिकम में भी ये अलामत मिलती है। बस अगर वर्मों के साथ पेशाब का रंग बदल जाए और स्याही माइल हो जाए तो उसमें बशर्ती के दूसरी अलामतें भी हों कि सर्दी से तकलीफ बढ़े, गर्मी से फ़ायदा हो और हरकत से तकलीफ बढ़े, तो फिर ये बहुत मौसर दवा है। कॉल्चिकम जब काम करती है तो बड़ी ताकत से काम करती है। मैंने आपको बताया था टच से तकलीफ बढ़ती है, उस दिन टच से वाकई तकलीफ बढ़ती है। मुतवर्रम जोड़ होता है और ज़रा सा भी कपड़ा लगे या हाथ लगे तो बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। और इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे मरीज सुराख कर देते हैं बाज़ बूटों वगैरह में, ताकि जो टोक का हिस्सा है, पंजा और उसका अंगूठे वाला हिस्सा, उसमें तकलीफ नुमायां होती है इसकी, वहाँ से कटवा देते हैं चमड़ा ताकि वो बाहर रहे और उसको कोई चीज़ नमस न कर सके। पेट की तकलीफ, पेट में मैंने आपको बताया था ना, वो वर्म होती है और पाँव हाथ में भी,
और वर्मों की दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, गुर्दे की तकलीफ़ें और जिगर की तकलीफ़ें, और दिल की तकलीफ से भी पैदा होती हैं, मगर इसमें ज़्यादातर गुर्दे से या फिर जिगर से, और जिगर पर भी ये दवा असरअंदाज है। इसमें मसल्स में बिजली के से कौंधे चलते हुए भी महसूस करते हैं, और बाज़ दफ़ा मसल्स ट्विच करते हैं, यूं करके एकदम सुकड़ते हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट्स पास हो रही हैं जिन्होंने एक्साइट कर दिया है मसल्स को, और उसके शॉक की वजह से यूं सुकड़ते हैं। तो दो चीज़ें इसमें आम हैं, ट्विचिंग मसल्स की और बिजली की लहरें। स्वेट बहुत होता है इसमें, पसीना, बाज़ दफ़ा ठंडा पसीना भी होता है, मगर पसीना इसका आम है क्योंकि पसीने से इसके अंदर के जहरीले मादे निकलते हैं, और जिस्म मरीज का तभी रद्द-ए-अमल पसीने में जाहिर करता है। काकुलस में भी मैंने बताया था ना, मतली बहुत होती है और चक्कर भी होते हैं। इसमें चक्कर इतने नहीं, मगर मतली काकुलस के मुकाबिल की है। सर की जिल्द हसास हो जाती है, सर गर्म महसूस होता है, और सर के दर्द का मरीज जो नक्शा खींचता है उसमें दो बातें या तीन बातें बयान करता है कि कंस्ट्रिक्शन का भी एहसास है, दबाव का है, और बाज़ दफ़ा जैसे सर फट जाएगा। आंखों में भी वैसी तकलीफें हैं जो आमतौर पर रूमेटिज्म के मरीजों की आंखों में हो जाया करती हैं। लिड्स में मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, अल्सरेट कर जाते हैं, ध्वांजनियाँ बहुत निकलती हैं ऐसे मरीज को, आंखों से पानी बहुत बहता है, और आंखों से जो भी पानी बहता है उसमें छीलने का मादा पाया जाता है, हल्की सी तेजाबियत होती है, बहुत नुमाया तो नहीं जिस तरह यूफ्रेजिया में है, लेकिन फिर भी पहचानी जाती है। आमतौर पर छींकों की और नज़ले की, ख़ासतौर पर नज़ले की बगैर छींकों के हो, टेंडेंसी यानी इसका रुझान पाया जाता है। जो चीज़ें इसको अमूमन मुज़िर हैं और पसंद नहीं करता, एक है दूध, पसंद का सवाल नहीं, वैसे ही हजम नहीं होता या दिल नहीं चाहता, दोनों बातें हैं। यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकते, कच्चा अंडा तो हमेशा हम में से अक्सर ही नहीं खा सकते, सारे कॉलचिकों के मरीज हैं। यहाँ लोग खाते हैं ज़्यादा वेस्ट में कच्चा अंडा, हाँ खाते हैं, तभी सैल्मोनेला की बीमारी बहुत है इनमें। और कच्चे अंडे का इनको शौक है, बच्चों को भी खिला देते हैं, और उससे ये मर्ज फैलता है सैल्मोनेला का। और हम चूंकि उसको उबाल के और या तल के खाते हैं, उससे वो जरासीम मर जाते हैं। और सूप से भी तबीयत मुतरफर होती है, क्योंकि सूप की बू भी मरीज को मतली पैदा कर देती है।
ऐसा मरीज खा उसकी और भी कुछ तकलीफें हों जिनका कॉल्शिकम से ताल्लुक ना हो, अगर मतली का ये रुझान हो, उसे पहले कॉल्शिकम दे दें तो फिर उसका खाना पीना शुरू हो जाएगा। और बड़ी मौसर और तेज रफ्तार दवा है। जब मतली से इसका ताल्लुक हो, यानी वो इलामतें मौजूद हों, तो एक दो खुराकों में ही बिल्कुल मतली गायब हो जाती है और भूख लग जाती है, फिर आराम से मरीज खाना खा सकता है। किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है? 30। दांतों में इसके काफ़ी मुसीबत होती है। एक तो हसास ज़्यादा हो जाते हैं, सेंसोडाइन टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बस ये याद रखें हैं। और गम्स सेटल अवे, वो ढीले होकर दांतों को छोड़ने लगते हैं। दांतों में दर्द भी शुरू हो जाते हैं। उसके साथ जबड़ों में रूमेटिक पेन्स, और दिल चाहता है दांतों को दबाना और दबाने और पीसने का, लेकिन दबाने से दर्द बढ़ती है या दर्द बढ़ता है। ग्रेट सोरनेस इन द होल एब्डोमेन। कॉल्शिकम अफारे के लिए एक चोटी की दवा है, जिसे पंजाबी में तो वहाँ जानवरों को अफारा हो जाता कहते हैं, उर्दू में पता नहीं ये लफ्ज़ राज हुआ कि नहीं, लेकिन नफख कहलाता है असल में। हवा रुक जाए और पेट फूल जाए और बाद में तन के ढोल की तरह हो जाता है, इसको नफख कहते हैं। और पंजाबी में अफारा। जानवरों के अफारे में कॉल्शिकम ने बहुत नाम पैदा किया है। अक्सर जानवरों यानी गाय भैंसों और भेड़ बकरियों वगैरह को अफारा होता है, और वो अफारा होता है हाइड्रोसायनिक एसिड की वजह से। HCN जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको और क्या नाम है इसका, बादाम, कड़वे बादाम में होता है ये। कड़वे बादाम में जो कड़वाहट है वो पोटेशियम साइनाइड आमतौर पर जहर के तौर पर मशहूर है। ये हाइड्रोसाइनाइड हो या पोटेशियम साइनाइड हो, दोनों एक से असर करते हैं। तो बादाम में भी बाज़ दफ़ा HCN या पोटेशियम साइनाइड दोनों में से कोई पैदा हो जाता है। और वो जो बरसीम का चारा है, ये लूसन, उसमें अगर किसी वक्त खुश्की आ जाए और जिस वक्त उसको पानी की ज़रूरत है वो ना मिले, तो उसके कीमिया अंदर रद्द-ए-अमल दिखाकर HCN बना देते हैं उसके अपने अंदर। और बादाम में भी जब किसी बादाम की फसल को खुश्की लग जाए तो वहाँ बादाम कड़वे हो जाते हैं। बस वो इलाके जहाँ बादाम की फसलों में खुश्की नहीं आती, वहाँ कड़वे बादाम नहीं मिलते। अमेरिका में कसरत से बादाम होते हैं, कैलिफोर्निया में, वहाँ वो ख्याल रखते हैं पानी बर वक्त मिलता रहता है। वहाँ कभी भी कोई, मुझे याद नहीं कि ढेरों बादाम में से जिसको आप चुनेंगे वो मीठा ही निकलेगा। लेकिन कोयटे वगैरह की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, जहाँ बाज़ दफ़ा खुश्क मौसम आ जाते हैं, वहाँ बादाम कड़वे भी निकलते हैं, बाज़ बादाम बहुत कड़वे निकलते हैं। वो सारे HCN हैं। अगर कुछ ज़्यादा बादाम खा ले बच्चा, यानी जिनमें कड़वे बादाम शामिल हों, तो बाज़ दफ़ा पेट में बड़ा सख्त तशन्नुज पैदा हो जाता है, सांस की नाली में भी तशन्नुज हो जाता है। तो वो जानवर जिनको अफारा हो जाए, अक्सर उसकी वजह ऐसा चारा खाना है जिसको खुश्की का थपेड़ा लग गया है। उसके नतीजे में पेट फूल जाता है और अक्सर ऐसे जानवर ज़िबा करने पड़ते हैं। तो वो ऐसे ज़मींदार कसाब की तरह दौड़ते हैं कि मरने से पहले पहले इसकी गोश्त की कीमत तो मिल जाए कम से कम, और वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारी नहीं है जो जहरीली हो। अगर बर वक्त भेड़ हो या बकरी जो भी हो बर वक्त ज़िबा हो जाए तो उस जायज़ भी है और दुरुस्त भी है। लेकिन जानवर बहरहाल कीमती जानवर, दूध देने वाली गाय या भैंस, ये ज़ाया हो जाते हैं। कॉल्शिकम 200 की एक खुराक मैंने खुद
अपने वहाँ फार्म पे, और उसकी वजह से शोहरत पाकर इर्द गिर्द से आने वाले मरीजों के ऊपर भी इस्तेमाल करवाइए। और लुत्फ आता है देखकर उसको किस तरह काम करती है। कालचिकम की मीठी गोलियां मुट्ठी भर उसके मुंह में डाल दें और खड़े होकर देखें, 5 मिनट के अंदर अंदर दोनों तरफ से हवा खारिज होनी शुरू हो जाती है। और देखते देखते मरीज यानी गाय या भैंस वगैरह वो उठकर फिर आराम से, वरना उनकी हालत बड़ी दर्दनाक होती है। सांस रुकवा होता है, बड़ा जोर लगा के जानवर सांस लेते हैं, छोटी सी जगह रह जाती है, डायफ्राम फैल के ऊपर चला जाता है। तो ये कोई हंसने वाली बात नहीं कि बच्चे हंस पड़े, हवा निकल रही है। ये तो एक बड़ा ही पुरसुकून नज़ारा है। ऐसा मरीज जिसको शफा मिल रही हो उसको देखकर तबीयत तस्कीन पाती है। कॉल्चिकम उन लोगों के लिए जो होम्योपैथ पर एतकाद नहीं रखते, ऐसे मौक़ों पर यकीन दिलाने का मुझे बन जाती है। अक्सर काम करती है, हर दफ़ा काम नहीं करती, ये याद रख लें। कई दफ़ा मैंने देखा है इसने काम नहीं किया, कोई और दवाई होगी, हाइड्रोसायनिक एसिड नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन अब देखना यह है कि हाइड्रोसायनिक एसिड का जो असर इंसानों पर पड़ता है, क्या उसका भी एंटीडोट है कि नहीं। इसलिए वो तशन्नुजात जो पोटेशियम साइनाइड या हाइड्रोसाइनाइड की याद दिलाएं, उनमें कॉल्चिकम मुझे ताकत में इस्तेमाल करके देखना चाहिए। मुझे कभी मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा मरीज हो, हाइड्रोफोबिनम हाइड्रोसाइनेटिक एसिड HCN, ये दोनों 200 में मैं अमूमन इस्तेमाल करवाता हूं, जिससे वो तशन्नुजात, सांस की बंदिश वगैरह में फौरी फायदा होता है अल्लाह के फजल के साथ। दमे के सांस बंद होने में भी ये दवा कारआमद है। लेकिन कॉल्चिकम को कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर हाइड्रोसायनिक एसिड का काटा हुआ कोई हो तो उसमें मेरा ख्याल है एंटीडोट होना चाहिए इसको। इसलिए बहुत खतरनाक जहर है, वो चंद मिनटों में जान ले लेता है। वो अगर बर वक्त हो और कॉल्चिकम का 1 लाख का एक कतरा मुंह में डाल दिया जाए तो बैद नहीं कि वो बच जाए, मगर ये देखने वाली बात है। इस किस्म की दर्दें जरूरी नहीं कि इस किस्म की तकलीफें जो पेट में हों, जरूरी नहीं कि हमेशा नफक की सूरत ही इख्तियार कर जाएं, मगर नफक का पैदा होना एक आम बात है। और इसके साथ चारों तरफ चलती फिरती दर्दें पेट में जो लगता है नोच रही हैं या घसीट रही हैं, जिस आंकड़े के साथ किसी चीज को नोच के घसीटा जाता है, ऐसी कैफियत होती है इसकी दर्दों में। और जगह जगह स्पेज़म्स भी हो रहे होते हैं, एकदम तशन्नुजी इलामतें ज़ाहिर होती हैं। उसमें कॉल्चिकम, अगर शर्त यही है कि अगर बाकी इलामतें कॉल्चिकम की हों तो फिर कॉल्चिकम काम करेगी, और जब करेगी तो बहुत तेजी से और मौसर काम करेगी। डायरिया और या डिसेंट्री, पेचिश हो या डायरिया हो, उसमें अगर जेली की तरह का मवाद निकले तो उसमें भी ये बहुत मुफीद है। जेली जैसे शक्ल की इजाबत में मैंने एलोस को भी देखा है, वो भी काम करती है। दर्द बहुत होता है इसमें, पेट का दर्द बहुत नुमाया, और अगर तेज काटने वाला और बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त दर्द पेट के कॉलिक में उठे तो उस वक्त क्या देना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं भूल गए हैं आप। एक एसिड है, कौन सा एसिड है वो, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पेट के काटने वाले दर्दों में जो बेइंतहा दर्द हो, ऐसा कि बेहोश कर दे मरीज को, उसमें ऑक्सैलिक एसिड सबसे नुमाया दवा है। लेकिन कॉलोसिंथ की इलामत यह है कि लहरदार दर्द उठता है और लहरें हमेशा पहले से बढ़कर उठती हैं।
अगर ये सिमत पाई जाए उसमें कि लहर दर दर्द उठा है, वो दर्दें मुशाबे होंगी ऑक्सैलिक एसिड के ही बाकी बातों में, लेकिन हर लहर अगली से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जाए, ये खा चेहरे की हो, पेट की हो, कहीं भी ऐसा दर्द हो, उसमें कालोसिंथ जब काम करती है, अक्सर करती है, तो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत तेजी से असर दिखाती है। और बाज़ दफ़ा इसके कॉल्शियम के मरीज में गुर्दे जवाब दे देते हैं और किसी किस्म का पेशाब बनाने से इनकार कर देते हैं। उससे पहले आमतौर पर यह इलामत होती है कि पेशाब में पहले जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है, कुछ कम और जलन पैदा होनी शुरू। अगर मरीज कॉल्शियम का हो, उसके वजूद मुफासिल हों, इसी किस्म की इलामतें हों, तो फौरन उसका कॉल्शियम से इलाज करना चाहिए, वरना एक दफ़ा गुर्दे काम छोड़ दें तो फिर एल्ब्यूमिनेरिया वगैरह दूसरी चीज़ें भी बहुत बढ़ जाती हैं, फिर ब्लड में यूरिया बहुत ऊंचा हो जाता है, तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है जो उसका संभालना मुश्किल है। इसलिए ऐसी इलामतों में याद रखें, कॉल्शियम बर वक्त देने से बहुत से मर्जों के पेच की पेचदारी से बच सकते हैं आप। इसीलिए ब्राइश डिजीज में भी कॉल्शियम काम करती है। क्योंकि ब्राइश डिजीज वही है ना जो गुर्दे नाकाम होकर जिसम में फिर दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। क्यों, क्या कहते हैं इसको, असल तारीफ क्या है ब्राइश डिजीज? मेरे जहन में नहीं इस वक्त उधर के। ब्राइश डिजीज गुर्दे की नाकामी है जो एल्ब्यूमिनेरिया पैदा करती है, जहां तक मुझे इल्म है। हैं? उसकी वजह से सोजे वगैरह हाँ, वर्म पैदा हो जाती हैं। ड्यू टू ये जहां तक मुझे याद है ये है, चेक कर लें फिर कल स्क्रीन, वहां जाके उससे पता कर, आप कर लें, वो डिक्शनरी है वहां पड़ी मेरे पास। इसमें एक और बात है कि इसमें जो बाज़ दफ़ा दर्द फालजी कैफियत भी पैदा कर देते हैं। दर्द और फारिज इकट्ठे चलते हैं कॉल्शियम में, यानी बाजू में अगर दर्द शुरू हुआ है तो उसके साथ ही उसमें कमजोरी पैदा हो जाएगी और फालजी इलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी। टांग में हुआ है तो टांग में भी यही कैफियत हो जाएगी। इससे भी ये किसी हद तक पहचाना जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह आपको जो पहला दौर है लेक्चर्स का ये ख़त्म कर दूंगा, फिर दूसरा सफ़र शुरू होगा मरीज से दवाओं की तरफ, और उसमें भी शायद इतने वक्त लग जाए या कुछ कम लग जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मरीज को देखते वक्त वो जो परेशानी होती है, मैं कहीं पड़ा है और समझ नहीं आ रही क्या करें, उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसके लिए लाजिम है कि दोनों सफ़र इख्तियार किए जाएं। अक्सर होम्योपैथ नहीं करते, उसकी वजह यह है कि हमारी किताबों में रेपर्टरी मिलती है। रेपर्टरी में मरज़ के हवाले से दवा के सफ़र की इलामतें मिलती हैं। दांत दर्द, वो दांत दर्द निकाल लेंगे और दांत के दर्द में 150 दवाइयाँ लिखी होंगी और 150 दवाइयों में फिर आगे तकसीम शुरू करेंगे, दाईं तरफ बाईं तरफ ऊपर नीचे, ख़राब हैं या नहीं ख़राब, खून निकलता कि नहीं निकलता, सर्दी का असर गर्मी का असर, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे और फिर पागलपन की दवाएं ढूंढनी पड़ेंगी। कुछ नहीं समझ आता और वो मैकेनिकल तरीके से जब पहुंचते हैं तो अक्सर फ़ायदा भी नहीं मिलता। अक्सर होम्योपैथ बेचारे जो नाकाम होते हैं वो रेपर्टरी की वजह से होते हैं। रेपर्टरी से एक फ़ायदा बहरहाल उठाया जा सकता है और बहुत मैंने उठाया है कि रेपर्टरी में जो दवाएं मिलती हैं, अगर आपके पास इतना वक्त है कि सब दवाएं पढ़ें और फिर मरीज को तलाश कर मरज़ से मुताल्लिक दवा तलाश करें तो फिर मुफीद है, और मगर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मुझे बाद दफ़ा पूरी रात रेपर्टरी की वजह से
किताब पढ़नी पड़ती थी। वो सारी दवाएं पढ़ने के बाद फिर जहां पहुंचता था वहां फिर पूरा नक्शा साथ आता है ना। रेपर्टरी में पूरा नक्शा आ ही नहीं सकता। दांत के हवाले से दर्द, उसकी किस्में, उसका बढ़ना कम होना, सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जिस्म मरीज का मिजाज हर दफा डिस्कस हो ही नहीं सकता उसमें। उसके खून का हाल, उसकी सर्दी गर्मी की अमूमी कैफियत, उसका गुस्सा, उसकी नरमी, उसके गुर्दों और जिगर का हाल, ये सारी चीजें तो नामुमकिन है ना कि हर बरस के साथ वो बयान कर दें। इसलिए रेपर्टरी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि मरीज आया है, वो कुछ बातें बताता है आपको, आपने क्या करना है उस वक्त, किस तरह पहुंचेंगे उस दवा तक जो उस मरीज की दवा होनी चाहिए। इस पहलू से इंशाल्लाह वो जो अगला सफर है, मुश्किल तो बहुत है लेकिन मुश्किलात आसान करने वाला भी है। अब कैलेडियम है। कैलेडियम को आमतौर पर लोग तंबाकू की आदत से छुटकारे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें इसने एक शोहरत पाई है। लेकिन ये महज इतनी सी दवा नहीं है, इसमें और भी बहुत सी पाई जाती हैं और बहुत सी बातें पाई जाती हैं। ज़हनी इलामतें भी हैं और कई किस्म की हैं। मैंने मुख्तसर नोट रखे हुए हैं, खुलासतन वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ये कि याददाश्त पर इसका ऐसा बुरा असर पड़ता है कैलेडियम के जहर का कि अभी कोई चीज की है, अभी भूल गए, और एपोप्लेक्सी की भी याद दिलाती है ये बात, उससे असर से भी ये हो जाता है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का जो असर है जब बढ़ जाए वो भी कैलेडियम की याद दिलाता है। मगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की ये दवा नहीं है, याद रखना चाहिए। सिवाय इसके कि इसे बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करके देखा जाए, फिर मुमकिन है उसकी दवा साबित हो। लेकिन इसकी ये अलामत है कि कुछ किया है अभी थोड़ी देर, फिर आप सोचेंगे ये पता नहीं मैंने किया था कि नहीं किया था, और कोई काम, कोई बात किसी को कहनी थी, भूल जाएंगे कही थी कि नहीं कही थी, खत लिखना था, याद नहीं रहा लिखा था कि नहीं लिखा था, और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त एक गैर यकीनी हालत पैदा हो जाती है। ये चीजें इसमें खाने पीने में नहीं मिलती, यानी इसकी याददाश्त का रोजमर्रा की बातों के, ऐसी बातों से ताल्लुक है जिसमें ठोस तब्दीलियां नहीं हो रही होती। मसलन नाश्ता करके नहीं भूलेगा आदमी, उसका ताल्लुक एपोप्लेक्सी से भी है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से भी है। खाना खाया मरीज ने और कहता मुझे खाना नहीं दिया, खाना लाओ, और इसी किस्म की चीजें। पेशाब करवाना है, आप मुझे करवाया क्यों नहीं, मैंने कहा था मुझे करवा दो, फिर आपने मुझे वो नहीं करवाया। ये दो तरह की इलामतें हैं। एक पागलपन में मिलती हैं जिसमें रेपिटेशन हो रही होती है इन चीजों की, वो और चीज है। उसका ताल्लुक और किस्म की दवा मसलन कैनबस से है। कैनबस इंडिका में भी ऐसी इलामतें पैदा हो जाती हैं। एक इंसान एक चीज को रिपीट करता है और समझता है मैंने नहीं की, अभी बात फिर करेगा। एक है जो खून की रगें सिकुड़ जाती हैं, दिमाग तक ग़िज़ा नहीं पहुंचती, रफ्ता रफ्ता दिमाग में फौरी तौर पर याददाश्त की ताकत खत्म हो जाती है और पुरानी यादें उसी तरह कायम रहती हैं, मगर फौरी चीज याद नहीं रख सकता। ये और बीमारी है। कैलेडियम की बीमारी और है। कैलेडियम में रोजमर्रा की बातें इस तरह भूलती हैं जैसे एक आदमी अपनी सोचों में गुम हुआ हो, तो उसे याद नहीं रहता। तो बैद नहीं कि कैलेडियम के मरीज ज़हनी तौर पर दबाव में हो और उस दबाव की वजह से वो ख्यालात किसी और तरफ हैं, काम कोई कर रहा है और दोबारा जब वो सोचता है मैंने किया कि नहीं, तो जिन ख्यालात ने उसके दिमाग को जकड़ा हुआ था वो याद नहीं रहने देते
कि ये काम हुआ था कि नहीं। तो बैक वक्त दिमाग दो तरह के काम कर रहा है, एक रोजमर्रा के अपने काम और एक अंदर कहीं से कुछ ख्यालात की रौ में जकड़ा हुआ। ये तस्वुर आप पूरी तरह बांध लें तो कलेडियम जहन में सही मानों में नक्श हो जाएगा। अब आगे इसमें एक और चीज मिलती है जो मेरे इस नजरिए को दुरुस्त करार देती है, स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। एब्सेंट माइंडेडनेस साफ बता रही है कि जैसे फलसफी बातें भूल जाते हैं इसलिए कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसी हरकतें करते हैं कि एक दफ़ा एक फलसफी साहब बाहर से आए और छड़ी को बिस्तर पर डाल के आप कोने में जाके खड़े हो गए, और ये पता था, सोच में दिमाग में हल्का सा था कि मैंने ये दो काम करने हैं, कोने को भी इस्तेमाल करना, बिस्तर को भी। लेकिन ऐसा जकड़ा हुआ था दिमाग सोचों में कि उलट दिया, छड़ी बिस्तर पे आप कोने में। तो ये कैलेडियम से मिलती जुलती इलामत है। इसके नतीजे में इल्मी काम, पढ़ाई का काम उनके बस में नहीं रहता। फिर किताब पढ़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्योंकि दिमाग अंदर कहीं जकड़ा हुआ है किसी चीज में, इसलिए जो जोर देकर मजमून को समझना है उसकी ताकत नहीं रहती। और बहुत जल्दी थक जाता है मरीज पढ़ने से और जोर लगाने से। बुखार इसमें अमूमन टाइफाइड या मलेरिया किस्म के बुखार नहीं मिलते इस दवा में कहीं भी। अगर बुखार होगा तो जो कुछ देर मुसलसल रहता है बुखार, जिस किस्म के भी बुखार शुरू होकर मुसलसल रहते हैं और टूटते हैं तो एकदम टूटते हैं, उस किस्म के बुखार इसमें कभी कभी मिल जाते हैं, मगर बुखार की दवाओं में से ये नहीं है, यानी कोई खास ताल्लुक बुखार वगैरह से नहीं है। इसका मतलब इन्फेक्शन वगैरह का ताल्लुक इसके साथ नहीं है। टोबैको पॉइजनिंग का इलाज है और इसीलिए इसके साथ ही टोबैको की आदत छुड़ाने में भी कैलेडियम ने एक शोहरत इख्तियार की है। टोबैको से बाज़ दफ़ा जिनसी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं और बद असरात जाहिर होते हैं। उनमें कैलेडियम पिक्रिक एसिड और सेलेनियम की इलामतों से मिलता है, इसलिए आप वहां पढ़ लें वो क्या क्या इलामतें हैं, तो आपको इस फहरिस्त में 3 दवाएं नुमायां नजर आएंगी, पिक्रिक एसिड, सेलेनियम, कैलेडियम। जो खौफ हैं वो अंधेरे के खौफ हैं, मुस्तकबिल का एक महूम सा खौफ है, मुबहम सा खौफ है, और जब ये मरीज ज़्यादा बढ़ जाए इलामतों में तो फिर अपने साय से डरने लग जाता है। अचानक चलते चलते धूप पीछे रह गई, या रस्ता मुड़ा है, साया आगे आएगा तो ये दबक जाएगा एकदम। तो ऐसा मरीज जिसको अंधेरों से यहाँ तक कि साय से भी खौफ हो, वो कैलेडियम की भी याद दिलाता है। इसके चक्कर आंखें बंद करने से नुमायां हो जाते हैं। जब भी मरीज आंखें बंद करे उसको चक्कर आएंगे, इसलिए चलते चलते वैसे चक्कर ना आ रहे हों, आंखें बंद करते ही चक्कर शुरू हो जाएंगे, मरीज इधर उधर डोल जाएगा। कोनियम के चक्कर नींद भी आंखें बंद करके माफ करना, आंखें खोलने से बढ़ते हैं और लेटने से बढ़ते हैं, आंखों को हरकत देने से बढ़ते हैं।
इसमें आंखें बंद करने से चक्कर बढ़ते हैं। कोनियम बाज़ दफ़ा अकेली फायदा नहीं देती। ऐसे मरीज मैंने देखे हैं जिनमें कोनियम की ज़रूरत पेश आई है, क्योंकि टिपिकल इलामतें ये हैं कि उधर लेटे उधर चक्कर शुरू हो गया, सर तकिए पर रखा चक्कर शुरू हो गया, डेले हिलाए चक्कर आने शुरू हो गए, करवट बदली सख्त चक्कर आए। अकेली कोनियम काम नहीं करती थी तो मैंने कॉकुलस साथ मिला दी, और कॉकुलस और कोनियम मिल के बहुत ताकतवर चक्कर दूर करने की दवा बन जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की ये इलामत मिलती है हरकत से भी तकलीफ है। और अगरचे कोनियम में बिस्तर पे लेटने से चक्कर बढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त भी हरकत का ताल्लुक फिर भी रहता है, करवट बदलने से बढ़ जाएंगे, सारा बिस्तर या सारा कमरा घूमता हुआ महसूस होगा, और आंख को हरकत देने से बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर कॉकुलस साथ मिलाई जाए तो ये तजुर्बे में आई हुई बात है, तो ये दोनों मिलकर बहुत मौसर साबित होते हैं। इसमें एक अलामत यह है कि आमतौर पर गर्मी से इसकी तकलीफ बढ़ती है, समझे? हर किस्म की गर्मी, गर्म मौसम, गर्म कमरा, ये चीज़ें इसकी तकलीफ बढ़ाती हैं, और ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है। फास्फोरस में क्या होता है? हैं? उसको मीठे को और सर को ठंडी चीज से आराम मिलता है, और वैसे उसको गर्मी से मिलता है ना? ये उसके बिल्कुल बरक्स है, तो याद रखना है। फास्फोरस का अपोजिट है इन बातों में। इसके मैदे को ठंडी चीजों से आराम मिलता है हमेशा, और जिस्म को गर्मी से, ना उलट, आई एम सॉरी। मैदे को तकलीफ मैं कहना चाहता था, आराम नहीं। मैदे को ठंडी चीज से तकलीफ होती है, समझ गए? जिस्म को ठंडी चीज से आराम मिलता है। जिस्म गर्म कमरे में जाएगा तो उसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। मैदे में गर्म चीज जाएगी तो आराम देगी। फास्फोरस में ठंडी चीज आराम देती है मैदे को। ठीक है, वाज़ेह हो गया? अच्छा, शुक्र है। अच्छा, इसकी नींद हल्के से शोर से भी डिस्टर्ब हो जाती है। आंख बार बार खुलती है, जरा भी कहीं कोई सरसराहट हो, कहीं से कुछ शोर की आवाज आए तो ऐसा मरीज सो नहीं सकता। और बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज हैं जिनको एक दफ़ा आंख खुल जाए तो फिर सारी रात नहीं सो सकते, और बाद ऐसे हैं जो हल्के से शोर से भी तंग होते हैं, फिर उनको अपने कमरे अलग करने पड़ते हैं, बंद करके ताला लगा के सर लपेट के सोते हैं। कॉकुलस उनके लिए मुफीद है। कैलेडियम उनके लिए मुफीद है। लेकिन और भी दवाएं आपको बताई हुई हैं, फास्फोरस और इसके कॉफियर में तो नहीं था ये? वो तो एक्साइटमेंट से आवाजें दूर दूर की आती हैं, शोर की हिस्स बढ़ जाए, ये किन किन दवाओं में है? हाँ, लेकिन ये अलामत नहीं है कि आंख जल्दी खुल जाएगी। फास्फोरस की आंख का खुलने का शोर से नहीं इतना ताल्लुक, ये आपको गलत रह गया याद। उसमें बेवजह रात को बार बार आंख खुलेगी। अगर एक मरीज की आंख ना दर्द से खुले ना शोर से खुले, नींद खाली खाली सी हो, थोड़ी देर के बाद फिर आंख खुल जाए, फास्फोरस उसमें बहुत मुफीद है। तो ये भी एक तरीक है अमराज से दवाओं की तरफ मुंतकिल होने का। मतलब नींद के ऊपर आप गौर करें कि नींद की क्या कैफियत है। तो बहुत से मरीज ऐसे होंगे जहां
आपको बाकी दवाओं की अगर ना भी समझ आए तो नींद के रास्ते से आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि नींद में भी बाज़ दवाएं बिल्कुल मखसूस असर करती हैं और पहचानी जाती हैं। तो मुझे भी ये पूरे याद नहीं है कि शोर वाली और कौन सी दवाएं हैं, लेकिन मुझे याद है मैंने आपको पढ़ाई थी एक दवा, उसमें जिक्र किया था बाज़ लोगों का। हमारे कादियान में एक मौज़िन हुआ करते थे, उन बेचारों की मुसीबत थी कि अगर कोई इशा के बाद उनकी आंख लग जाए और कोई लड़का ऊपर चढ़ जाए मस्जिद पे, तो फिर सारी रात जागता था वो गरीब। इसलिए वो दरवाजे नीचे से बंद करके आता था, और लड़के तंग करने उनको पता लग गया था ना, तो वो दरवाजा जोर से खटखटा देते थे, फिर वो दौड़ता हुआ नीचे उतरता था मारने के लिए उनको, और लड़के भाग जाते थे। तो उस उनको बेचारों को, लड़कों को तो नहीं पता था, मगर इस बेचारे की तकलीफ बहुत बढ़ती थी। मैं अमीर अहमद नाम था उनका। मैं उनसे कई दफा पूछा, कहते हैं एक दफा आंख खुल जाए फिर सारी रात नहीं नींद आएगी, और बाद लोग हैं 1000 दफा जगा दो फिर वो सो जाएंगे आराम से। जिल्द में इसके क्या एहसास होते हैं? टेरेंटुला की याद दिलाते हैं। क्या है? प्रेशर में जाती हैं? जो जैसी हो। सनसनाहट जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चल रहा हो। मक्खी कभी लगता है, बार बार मरीज यूं करके मारता है हाथ, होता होता कुछ भी नहीं। वैसे मक्खी की दवा कोई नहीं देखी मैंने, बहुत ही जालिम चीज है। हमारे पाकिस्तान में बेचारों के असाब तोड़ने में दूसरी बातों के अलावा मक्खी भी बहुत काम किया करती थी। अब चूंकि दूसरी बातें ज्यादा हो गई हैं, इसलिए मक्खी को लोग भूल गए हैं। एक मक्खी आ जाए कमरे में तो वो बाज़ दफ़ा 10 मक्खियों से भी ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि वो अकेली काबू नहीं आती, कभी यहां से आ जाएगी कभी वहां आ जाएगी। अगर एहसास हो और मक्खी ना हो तो फिर कैलेडियम याद रखें। और इसके जो मक्खी की चलने का जो एहसास है उसका इस बात से तो ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन अजीब बात है कि इसका मरीज मक्खियों को खींचता बहुत है, क्योंकि इसमें इसके पसीने में मिठास पाई जाती है। पसीना मीठा नहीं होता लेकिन मीठी बू, और मक्खियां बड़ी उड़ उड़ के आती हैं उस तरफ। इसलिए अगर कोई मरीज ऐसा हो जिसका पसीना गैर मामूली तौर पर मक्खियों को खींचे, तो उसमें कैलेडियम उसको देनी चाहिए। अच्छा, एक बीमारी है जो मैदे की, जिसको कहते हैं आप कि हार्ट बर्न। टोबैको से हार्ट बर्न हो जाता है बहुत से लोगों को, और उसका ताल्लुक है। इसलिए इस दवा को अगर इस्तेमाल किया जाए हार्ट बर्न में, खाक टोबैको की वजह से हो या उसके बगैर, तो उसमें यह फायदेमंद साबित होती है। अगर सिर्फ खारिश हो और उसकी मुअय्यन वजह सामने ना आए, मसलन जिल्द पे कोई एक्जिमा वगैरह के आसार ना हो और खारिश हो, बस कभी यहाँ कभी वहाँ, हर वक्त खारिश, तो उसी की बड़ी ही सूरत है जो मैं बता रहा हूँ कि मक्खी के चलने का एहसास। जब ये बहुत बढ़ जाए तो सारे बदन पर हर वक्त खारिश होगी, और बाज़ दफ़ा ये असाब तोड़ देती है खारिश, हालांकि कोई ज़ाहिरी वजह उसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों है। उसमें कैलेडियम को याद रखना चाहिए। औरतों में भी ये खारिश बाज़ दफ़ा बहुत शदीद अजाब की सूरत इख्तियार कर जाती है, इसलिए कैलेडियम को इस सूरत में पेश नज़र रखना चाहिए। अब एक दवाई है कैडमियम सल्फ,
5 मिनट में जितनी पढ़ी गई सुना दूंगा। काम से बहुत घबराते हैं इसके मरीज, मेंटल हो या फिजिकल एग्जर्शन, जिस्मानी या जहनी मेहनत करनी पड़े, ऐसे मरीज बहुत भागते हैं उससे। कई लोग जो निखट्टू बन के घर में बैठ रहते हैं, उनके लिए एक दवा मैंने पहले भी बताई थी एक दफा, सल्फर, याद नहीं रहा? सल्फर का इससे बहुत ताल्लुक है। ऐसे खामन जो घरों में बैठ रहते हैं, सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हैं, उनको अगर अक्सर सूरतों में सल्फर से इलामतें सल्फर की मिल जाती हैं, स्कीमें बनाते हैं बड़ी बड़ी कमाई की, लेकिन काम करने की तौफीक नहीं मिलती। और अगर काम से वैसे नफरत हो और ऐदी सा हो आदमी, तो उसमें उसको याद रखना चाहिए कैडमियम सल्फ। ओपियम का भी यही असर होता है तबीयत पे, यो भी याद रखें। ओपियम का मरीज सोचता रहता है, ख्वाबें देखता है, लेकिन हाथ हिलाना, काम करना, ये उसके लिए मुसीबत है। क्यों नहीं? कोई वाकया पता है ओपियम के मरीज का कि नहीं? एक आदमी घोड़े पर जा रहा था कहीं, तो एक बेरी के साए तले 2 अफीमी गुट पड़े हुए थे। तो जब घोड़े के कदमों की चाप से एक की आंख खुली, तो उसने कहा, भाई रहम करो, जरा थोड़ी देर के लिए रुको और आके मेरी बात सुन जाओ। तो उसने कहा, पता नहीं क्या बेचारे कौन है, मरीज पड़े हुए। वो उतरा, घोड़ा बांधा दरख्त से और जाके उसने कहा, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, ये बेर देखा मेरे साथ पड़ा हुआ यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आप अगर उठा के मेरे मुंह में डाल दें तो मैं बहुत ममनून होऊंगा। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो जी बेहुदा चीज हो, साथ पड़ा हुआ बेर है, तुम आप नहीं उठा सकते और मुझे उतार दिया चलते को, घोड़ा बांध कर मैं आया हूं। तो दूसरे की भी आंख खुल गई थी, वो सुन रहा था बातें। कहता, आपको नहीं पता, बहुत ही जलील इंसान है, सारी रात कुत्ता मेरा मुंह चाटता है, इसे हिच तक नहीं हुई। ऐसी बदबख्त चीज है, साथ मुंह में देख रहा है कि कुत्ता चाट रहा है मेरा मुंह, एक मजाक में हिच भी कह दे। तो ये कैलेडियम मुमकिन है उनके काम आ जाती। ओपियम से अगर हुआ है ये, तो फिर कैलेडियम मिलनी चाहिए ना उसके एंटीडोट के लिए, और अगर कैलेडियम से हो तो उसको ओपियम दे के देखना चाहिए। सॉरी, ये पहली दवाई पढ़ाते मुंह से वही निकल रहा होता है बार बार। कैडमियम, कैलेडियम नहीं, कैडमियम सल्फ, खाली कैडमियम भी नहीं, बहुत गहरी दवा है कैडमियम। इसमें तशन्नुजात और फालिज बहुत नुमाया हैं। बेकरारी, तशन्नुजात से ज्यादा बेकरारी, और साथ नकाहत, फालजी इलामतें जो पाई जाती हैं, इसलिए बेकरारी के साथ कमजोरी, असाबी और फालजी इलामतें, ये आर्सेनिक की याद दिलाता है कैडमियम सल्फ। लेकिन आर्सेनिक के मरीज का मिजाज इससे बिल्कुल बरक्स है। आर्सेनिक का मरीज कोई भी बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए कोशिश करना कोई मुश्किल काम नहीं। अपना कमरा साफ रखेगा, अपनी चीजें साफ रखेगा, अपने मेज की चीजों को एन सलीके से लगा के रखेगा, कोई कोफ्त नहीं होती। इसमें इस पहलू से कैडमियम सल्फर से ज्यादा मिलता है। सल्फर का मरीज भी हरकत से मुतनफर है और बोझ उठाना घर के कामों का उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कैडमियम बेचैनी में आर्सेनिक से मिलता है, तशन्नुजी इलामतों में, या फालजी इलामतें कहना चाहिए, फालजी इलामतों में सल्फर से भी मिलता है और आर्सेनिक से भी, लेकिन एक्टिव नहीं होता, जबकि आर्सेनिक एक्टिव होता है। और मैदे में भी इसमें बेचैनी पाई जाती है।
अभी आप देख लें कि मैदे में भी बाज़ दफ़ा बेचैनी होती है। बाज़ लोग मैदे की बेचैनी की वजह से सो भी नहीं सकते, उनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है, मतली भी नहीं है मगर मैदे में बेचैनी है। उस बेचैनी में कैडमियम एक अच्छी दवा है। और एक इसका फ़र्क आर्सेनिक से और भी है। आर्सेनिक की बेचैनी में मजीद मरीज एक जगह उसी हालत पे नहीं रह सकता, वो करवट बदलेगा या कम से कम सारी हिलाएगा। और कैडमियम का मरीज बेचैनी आर्सेनिक की तरह महसूस करता है लेकिन हरकत से तकलीफ होती है। बस वो मिजाज जो काम ना करने का मिजाज है बेचैनी पर भी गालिब आ जाता है और कोई भी हरकत पसंद नहीं करता, इसलिए खामोश पड़ा हुआ बेचैन होगा, बेकरारी से आवाजें तो निकालेगा लेकिन हरकत नहीं देगा सर को। स्पेज़मोडिक मैंने कहा था ना तशन्नुजी इलामतें, इसमें तशन्नुजी इलामतें हैं तो सही मगर एक और तरह के तशन्नुजी इलामतें हैं जो जिंक से मुशाबे हैं। जिंक पढ़ा दिया आपको मैंने? हाँ नहीं पढ़ाया। मैंने कहा जिंक पे मैंने मार्क कर दिए सारे और उसके साथ वेरेटम एल्बम पे भी किए हैं, तो ये उनके बना लो आइंदा के सबक के लिए। बाज हिस्सों में बाज मसल्स में ये ट्विचिंग करता है और स्पेज़म्स पैदा कर देता है। जिंक में भी ये बात पाई जाती है, लेकिन जिंक और इसमें फ़र्क यह है कि जिंक में ऐसा मरीज लाजिमन किसी उज़्व को हर वक्त हरकत देता है और रात को जिंक का मरीज इस तरह पहचाना जाता है कि पाँव बाज़ दफ़ा बिस्तर से निकाल कर बाज़ दफ़ा अंदर ही एक दूसरे पर ही मलता रहता है। तो अगर किसी के लिहाफ या चादर के नीचे से पाँव की तरफ ये हरकत हो रही हो तो उसको जिंक दे दें, अक्सर जिंक उसमें मुफीद साबित होता है। और बाज़ दफ़ा जिंक के मरीजों में एक और बात ये देखी है हमने कि वो कुर्सी पर बैठे हैं, अगर बच्चे में स्कूल वगैरह में एक टांग को बस यूं करते रहेंगे। कोई बड़े आदमियों में भी देखा, आपने देखा होगा जलसों वगैरह में कोई एक टांग यूं करता रहता है, वो भी जिंक की इलामत है। तो किसी उज़्व को हमेशा हरकत देते रहना ये जिंक की खास इलामत है। लेकिन ये जिस बेचैनी की वजह से वो हरकत देता है वो बेचैनी कैडमियम में भी पाई जाती है लेकिन हरकत नहीं है। वो मरीज बताएगा तो आपको पता चलेगा। क्यों जी? अच्छा जी, अब ये आखिरी मिनट जा रहा है। आंखों की तकलीफों में जिंक बहुत अच्छी दवा है। बाकी इंशाल्लाह जिंक मैंने शुरू कर दिया खाम खा। जिंक भी अच्छी दवा है और ये भी अच्छी दवा है। पुराने आंखों के सोर जख्मों में कैडमियम सल्फ बहुत अच्छी है। और मोटे हो जाएं छप्पर, उनमें नासूर की इलामतें हों या आंख के डेले पे नासूर की इलामतें हों, तो वो इलामतें जो क्रॉनिक हो जाएं आंखों के साथ दायमी मुज़मिन शक्ल इख्तियार कर लें, उनमें कैडमियम सल्फ को नहीं भूलना चाहिए। जिंक में भी वो हैं मगर वो बाद में पढ़ाऊंगा। वो मैंने दोनों बातों को ज़्यादा मिला दिया असल में। अब वक्त ख़त्म हो गया है, बाकी इंशाल्लाह कल। ये हो गए दोनों। और याद कराना वो हमने कल एक दवा देखनी है दोबारा। कौन सी?